हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आरपीएस पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 17 पर आप लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द की क्या परिभाषा है, इसकी क्या पहचान है, कैसे आप जानेंगे और किस प्रकार से आप वाक्यों से अविकारी शब्द को अलग कर सकते हैं। अविकारी शब्द से जुड़े हुए जो प्रश्न आपको आते हैं वह अक्सर इस प्रकार से पूछे जाते हैं। कोई वाक्य अगर दिया है, उस वाक्य से आपको ढूंढना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि अविकारी शब्द कौन सा है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अविकारी का अर्थ क्या है, मैं इसको परिभाषित कर रहा हूं। अविकारी शब्द का अर्थ क्या है? विकार शब्द का अर्थ होता है रोग, परेशानी, समस्या या फिर कोई बदलाव। लेकिन यहां व्याकरण की भाषा में अगर अविकारी शब्द है तो यहां रोग और परेशानी से कोई वास्ता नहीं है। तो वास्ता किनसे है? वास्ता है कि अविकारी, जिसमें कोई बदलाव ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसमें आप किसी भी प्रकार से उसके रूप को, रंग को, उसके उच्चारण को, उसके लिखने के तरीकों को आप नहीं चेंज कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, वह अविकारी है। तो एक बार इसकी परिभाषा पर गौर करेंगे स्टूडेंट्स। अविकारी शब्द रूप, लिंग, पुरुष, काल आदि के कारण परिवर्तित न होने वाले शब्दों को अविकारी कहते हैं। अब यहां पर देखेंगे रूप के कारण, यानी किसी भी तरीके से कोई बदलाव उसके लिखावट में हम नहीं कर सकते हैं सेंटेंस में अविकारी शब्द को। लिंग के कारण, मूल रूप से हिंदी व्याकरण में स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दो प्रकार के लिंग माने गए हैं। तो इन दो प्रकार के लिंग शब्द जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के अनुसार जो अविकारी शब्द होगा वह वाक्य में कभी भी अपना रूप नहीं बदलेगा। और फिर पुरुष के कारण, अगर बोलने वाला यानी वक्ता प्रथम पुरुष है और वह अपने वाक्य में बोलने के दौरान किसी भाषण को या लिखने के दौरान किसी वाक्य को जब स्वयं के लिए उपयोग कर रहा है, यानी प्रथम पुरुष स्वयं के लिए उपयोग कर रहा है और अविकारी शब्दों का उपयोग करता है, तो अविकारी शब्द को वह किसी भी तरीके से, अगर अन्य पुरुष के लिए करे तो भी, स्वयं के लिए करे यानी प्रथम पुरुष के लिए करता है, फिर भी जो अविकारी शब्द होते हैं वाक्य में किसी भी प्रकार से बदले नहीं जा सकते हैं। अब आप देखेंगे, एक छोटा सा मैं उदाहरण से आपको बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि राम धीरे धीरे चलता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने एक वाक्य लिया है, राम धीरे धीरे चलता है, और दूसरा वाक्य है मेरा, सीता धीरे धीरे चलती है। अब इस वाक्य में गौर करेंगे, जो अविकारी शब्द है वह है धीरे धीरे, ठीक है। दूसरे वाक्य में भी गौर करेंगे, सीता धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे। अब इस पर गौर करेंगे आप। राम शब्द क्या है? तो संज्ञा। सीता शब्द क्या है? संज्ञा। लेकिन लिंग के मामले में दोनों ही शब्दों में अंतर है। पहला शब्द पुल्लिंग है, यानी राम शब्द पुल्लिंग है तथा सीता शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां ये धीरे धीरे जो अविकारी शब्द है, पुल्लिंग के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप यहां देखिए कि स्त्रीलिंग शब्द सीता है, इसके कारण
भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सीता धीरे धीरे चलते, धीरे धीरे शब्द यहाँ भी हैं और फर्स्ट वाक्य में भी है, जबकि दोनों वाक्यों का पहला शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग है। लेकिन इस अभिकारी शब्द में कोई भी बदलाव परिवर्तन नहीं आया। ओके स्टूडेंट्स, तो यही अभिकारी शब्द की पहचान है, ना तो स्त्रीलिंग के कारण, ना तो पुल्लिंग के कारण, ना ही पुरुष के कारण और ना ही काल के कारण। काल कहने का मतलब अगर कोई वाक्य है जो वर्तमान काल में है या कोई वाक्य है जो भविष्य काल में है या फिर भूतकाल में है, इन तीनों ही काल के कारण हमारा वाक्य जो होगा उसमें अभिकारी शब्द कभी भी बदल करके उसके रूप को हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने उदाहरण भी लिया है, बहुत सारे ऐसे हिंदी व्याकरण में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप विस्तृत रूप से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, आप देखेंगे इसको। धीरे धीरे, वहाँ, कल, वहाँ के रूप को भी आप अगर वाक्य में मान लिया जाए कि वहाँ शब्द आता है, राम वहाँ खेलता है, सीता वहाँ खेलती है। अब यहाँ भी देखेंगे या स्त्रीलिंग के कारण और पुल्लिंग के कारण वहाँ शब्द में कोई बदलाव इस वाक्य में नहीं हो रहा है। राम वहाँ खेलता है, सीता वहाँ खेलती है। अगर हम काल की बात करें तो काल के अनुसार जैसे मैं कहूँ कि राम वहाँ खेल रहा था, ठीक है, यहाँ पर ये भविष्यत काल भूतकाल की बात हो गई। और एक भविष्यत काल का हम उदाहरण लेते हैं कि राम वहाँ खेलेगा। इन दोनों ही वाक्य में देखिए कि राम वहाँ खेला था, राम वहाँ खेलेगा। दो वाक्य हुए और दोनों ही वाक्य में जो वहाँ शब्द है उसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार पुनः देखेंगे कि अभिकारी शब्द रूप के कारण, लिंग के कारण, पुरुष के कारण तथा काल के कारण कभी भी वाक्य में परिवर्तित नहीं होता है। अब उदाहरण में मैंने लिया था धीरे धीरे, वहां तथा कल, आदि आदि उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो अव्यय शब्द है, यानी अव्यय शब्द को ही अभिकारी भी कहा गया। अगर हम ये बात करें अभिकारी, तो या तो हम अभिकारी शब्द कह सकते हैं या अव्यय, दोनों बात एक ही है, दोनों एक दूसरे का पर्याय है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी अव्यय, जिस प्रकार से किसी बच्चे का दो नाम होता है ना, ठीक उसी प्रकार से अभिकारी और अव्यय दोनों एक ही शब्द है, यानी अर्थ की दृष्टि से दोनों एक शब्द हैं। तो अभिकारी या अव्यय के जो भेद हैं, इसके जो भाग हैं, पार्ट, वह हैं कौन कौन से? तो 5। हाँ बच्चों, अव्यय या अभिकारी के 5 भेद हैं। कौन सा? तो वह पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय और 5वां निपात। तो बच्चों, आप अव्यय के या अभिकारी के इन 5 भेदों के नाम खूब अच्छी तरीके से याद रखेंगे। कौन कौन सा? एक बार पुनः देख लें कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय तथा निपात, ये 5 प्रकार के अव्यय हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, यानी ये फर्स्ट वाला क्रिया विशेषण, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्रिया विशेषण की परिभाषा को यहां देखेंगे। फिर बारी बारी से संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, जो कि आपके व्याकरण की बुक में, आपकी जो व्याकरण के बुक है तरंग हिंदी व्याकरण, उसमें चैप्टर नंबर 18 पर संबंध बोधक मिलेगा, फिर 19 में समुच्चय बोधक, फिर इसी प्रकार से 20 में विस्मयादि बोधक और 21 में निपात। इस तरीके से आपको अगले चैप्टर में ये सब टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। परंतु यहाँ पर आज हम लोग क्रिया विशेषण को थोड़ा सा समझते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा को आप पूर्व से भी पढ़ चुके हैं। क्रिया विशेषण तो वैसे शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता को बताता है, वाक्य में
क्रिया की विशेषता को बताता है, यानी क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, इस चीज को जो प्रदर्शित करता है या बताता है जो शब्द, वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। एक बार परिभाषा पर आप गौर करेंगे स्टूडेंट्स कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है कि जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर मैंने दो उदाहरण लिए हैं कि वर्षा धीरे धीरे हो रही है, पहली पंक्ति है, दूसरा मैं वहां नहीं जाऊंगा, और तीसरा वह कल गोवा से आएगा। ये तीन वाक्य हैं बच्चों। यहां पर पहले वाक्य में गौर करें स्टूडेंट्स। पहला जो वाक्य है फर्स्ट, ये वर्षा धीरे धीरे हो रही है। अब यहां पर आप देखेंगे क्रिया शब्द क्या है, हो रही है, यानी होना शब्द क्रिया है, और इसकी खासियत क्या, यानी विशेषता क्या हो गई, तो धीरे धीरे, यानी वर्षा किस प्रकार से हो रही है, तो वर्षा धीरे धीरे हो रही है। इसका मतलब है कि यहां पर यह जो शब्द है धीरे धीरे, वह क्रिया विशेषण शब्द है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरे सेंटेंस में यानी सेकंड वाक्य में आप देखेंगे, ये जो सेकंड वाक्य है उदाहरण के रूप में आप इसे समझेंगे कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब आप इसमें गौर करें, चूंकि परिभाषा के अनुसार कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बता रहा है वह क्रिया विशेषण है, तो इस वाक्य में सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो क्रिया शब्द को देख लेंगे। जाना शब्द इसमें क्रिया है, यानी जाऊंगा, यहां पर क्रिया है, ठीक है। नहीं जाऊंगा यानी जाना शब्द क्रिया है। अब इसकी क्या विशेषता है, तो कहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, यानी वहां शब्द यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, तो वहां शब्द यहां पर क्रिया विशेषण है। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट है वह कल गोवा से आएगा। वह कल गोवा से आएगा, इस वाक्य में क्रिया शब्द क्या है, आएगा, यानी आना शब्द जो है यह क्या है, क्रिया, यह शब्द क्रिया है। और इसकी खासियत क्या है, तो इसकी विशेषता है कहां से नहीं आएगा, कब नहीं आएगा, तो कल, यानी कल नहीं आएगा। यह कल शब्द जो है ये आपका कैसा शब्द है, ये क्रिया विशेषण है। यहां पर ये शब्द क्रिया विशेषण है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है वह क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। और फिर क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक तथा अन्य, इसे हम अभी आपको बता रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वह कितने हैं, क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। ओके स्टूडेंट्स, कितने भेद हैं, 5। आप देखेंगे एक बार स्टूडेंट्स बोर्ड पर, क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण तथा तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहां आप देखेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण तथा चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 हैं, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक तथा कालवाचक क्रिया विशेषण।
एक बार पुनः गौर करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट में क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, इसमें पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कालवाचक क्रिया विशेषण तथा चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके स्टूडेंट्स, और ये चार जो इसके भेद हैं, इन चारों भेदों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इन चारों की परिभाषा आपको बताऊंगा, जो आपके चैप्टर नंबर 17 का ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़े अव्यय तथा विकारी शब्दों के विषय में, इसकी परिभाषा तथा इसके प्रकार, और इसके प्रकार में जो क्रिया विशेषण शब्द हैं उसकी परिभाषा, उसके भेद को आपने पढ़ा, और फिर इसकी परिभाषा को नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न, जैसे अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं, इसे आप परिभाषित करेंगे। अव्यय तथा अविकारी कितने प्रकार के हैं, आप इसे भी लिखेंगे। तो ये दो प्रश्न आप अपने होमवर्क में करोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।